नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में, यानी कि रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि भोपाल में अरेरा कॉलोनी में स्थित है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस संग्रहालय में और क्या क्या है। तो चलिए मेरे साथ क्षेत्रीय विज्ञान संग्रहालय में। क्षेत्रीय विज्ञान संग्रहालय भोपाल, यहाँ संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क है और खुलने का समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक है। और संग्रहालय बंद होने के दिन जो भी राष्ट्रीय अवकाश होते हैं उसके साथ साथ सोमवार को यह संग्रहालय बंद रहता है। तो जब भी आप यहाँ आएँ इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कि अंदर क्या है। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो हम देखते हैं सामने संग्रहालय है और इस तरफ ऑडिटोरियम यानी कि सभागृह है, और इसी संग्रहालय के पीछे एक बॉटनिकल गार्डन है जिसमें कि औषधि विज्ञान के पौधे हैं। तो चलिए मेरे साथ। ये यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हुई हैं: औषधि उद्यान, मुक्ताकाश मंच और जलमग्न सेतु। औषधीय विज्ञान यानी कि हर्बल गार्डन, मुक्ताकाश मंच यानी कि ओपन एयर थिएटर जिसमें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है जलमग्न सेतु, ये हम देखते हैं कि क्या है। ये है जलमग्न सेतु। इसका नाम जलमग्न सेतु इसलिए है क्योंकि ये छोटा सा पुल है, नैरो ब्रिज, इसके ऊपर पानी का बहाव रहता है और ये पास में एक झरना चल रहा है और ये दोनों कुंडों में पानी का जो लेवल है वो मेंटेन किया जाता है, इसलिए इसके ऊपर पानी रहता है। मेरे पीछे ये आप ओपन थिएटर देख रहे हैं जिसे कि मुक्ताकाश मंच कहा जाता है। मुक्ताकाश माने आकाश के नीचे मंच। इस पर कोई छत नहीं होती है, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं। और इसके ही पीछे जो ये आपको बगीचा दिखाई दे रहा है, ये गार्डन है जो कि हर्बल गार्डन कहलाता है। यहाँ पर बहुत सारे औषधीय पौधे हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं अंदर म्यूजियम में और देखते हैं कि अंदर क्या है। यह इस म्यूजियम का प्रवेश द्वार है। इस म्यूजियम का पूरा नाम है क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, जो कि भोपाल में अरेरा कॉलोनी में स्थित है। अब हम अंदर देखते हैं कि क्या है। मेरे पीछे ये भारत के कुछ प्रमुख राज्यों का मानचित्र है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि किस राज्य में कौन सा पशु या पक्षी प्रसिद्ध है, जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि। तो इन राज्यों में जो भी पशु या पक्षी प्रसिद्ध हैं वो बताए गए हैं। जैसे कि ये मध्य प्रदेश में बारहसिंघा है, ये यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। ये मेरे पीछे आप भारत का मानचित्र देख रहे हैं। इसमें भारत में प्रत्येक राज्य के राजकीय पशु एवं पक्षी के बारे में बताया गया है, उनकी ये लिस्ट दी गई है। और नीचे ये जो बने हैं ये भारत के राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय वृक्ष, पुष्प और राष्ट्रीय फल के बारे में बताया गया है। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पर घड़ियाल की कृति दिखाई देती है। यह एक घड़ियाल है। घड़ियाल के एकदम पीछे यह एक बारहसिंघा की प्रतिकृति है और उसकी बायोलॉजिकल डिटेल है, यानी कि जैविक पहचान, जैसे इसकी फैमिली वगैरह, ये सब इसमें डिटेल दी हुई है। ये पीछे मेरे जो झरना चल रहा है ये वेटलैंड कहलाता है। वेट यानी कि नम या गीला, और लैंड जैसा कि हम लोग जानते हैं जमीन। तो यहाँ पर नीचे कुछ डिटेल दी हुई है कि इस प्रकार के वातावरण में कौन कौन से जीव रहते हैं। आइए अब हम चलते हैं इसकी कंकाल दीर्घा में, जिसे कि गैलरी ऑफ स्केलेटन भी कहते हैं। जैसे ही हम इसमें प्रवेश करते हैं तो हम सामने देखते हैं कि बाघ का कंकाल है और यह ओरिजिनल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। और ये बाघ की पूरी जो भी बायोलॉजिकल डिटेल है वो नीचे लिखी हुई है। और ये हड्डी के बारे में लिखा हुआ है, जैसे हड्डी कंकाल क्या होता है, हड्डी उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। कंकाल के पास ही ये 2 कंकाल हैं जिनमें कि एक घड़ियाल का है और दूसरा मगरमच्छ का है। तो ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या अंतर है। तो यहाँ हमें देखने में समझ आएगा कि जो घड़ियाल की चूथन होती है ये सक्रिय एवं लंबी होती है, जबकि जो मगरमच्छ का मुंह होता है वो चौड़ा एवं थोड़ा छोटा होता है। और मगरमच्छ से जबड़ा बड़ा और मजबूत होने के कारण इसकी जो क्रेनियल नाक है ये बहुत मजबूत होती है। इस कारण यह बड़े से बड़े जीव जंतुओं को भी आसानी से पकड़ लेता है और शिकार कर लेता है। जबकि घड़ियाल की जो क्रेनियल मसल्स होती हैं ये कमजोर होती हैं, इसलिए यह बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर पाता और यह छोटी छोटी मछलियों से ही अपना काम चलाता है। जबकि पीछे से देखने में दोनों कंकालों को हम
ये अंदाज नहीं लगा सकते कि कौन सा कंकाल घड़ियाल का है और कौन सा कंकाल मगरमच्छ का है। बस सिर्फ उधर तक ही देख के पता लगाया जा सकता है, क्योंकि घड़ियाल थोड़ा सकरा होता है, जबकि लंबाई लगभग दोनों की बराबर होती है। जैसे ही हम पीछे आते हैं तो यह एक बाघ शावक का कंकाल है। उसके बाद ये एक सामान्य खोपड़ी है, बाघ की ही है। हिरण का कंकाल, यह एक चमगादड़ का कंकाल है। ये भेल की वर्टिब्रा है, कशेरुकी की यानी कि वर्टिब्रा। यह एक भेल का वर्टिब्रा है। इसके बाद किसी शिकारी द्वारा काटी गई खोपड़ी है, यह किसी मांसाहारी जीव की है, क्योंकि इसके जो दांत हैं वह मांसाहारी जीव के हैं। गोली से चोटिल खोपड़ी, स्कल विद कैंसरस ग्रोथ यानी कि कर्क रोग से ग्रसित खोपड़ी है। इसमें यह यहाँ पर देख रहे हैं जो कि कार्सिनोमा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यह कृष्ण मृग की खोपड़ी है, जिसे कि ब्लैक बक कहते हैं। यह राजस्थान में बहुतायत से पाया जाता है। यह ऊपर की त्वचा है सल्क युक्त, बाहर त्वचा और ये अंदर से है। ये शायद किसी मगरमच्छ की है। इसके बाद ये भेल की वर्टिब्रा है। यह एक सांभर का कंकाल है। सांभर जो कि मध्य प्रदेश के जंगलों में बहुतायत से पाया जाता है और बाघ का प्रमुख भोजन है। अब हम दूसरी दीर्घा में चलते हैं। हम अंधेरे वाले जंगल वाली दीर्घिका या की गैलरी में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें कि एक जंगल का ऐसा दृश्य बताया गया है कि जंगल एक रात में कैसा दिखाई देता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण शायद वीडियो में क्लियर ना आए। ये एक जंगल को दर्शाया गया है जिसमें कि बाघ है और पूरे में अंधेरा दिखाया गया है। वो पीछे जानवरों की आवाज़ इस तरीके से सेट की गई है कि ऐसे लगता है कि एकदम हम जंगल में हैं, जैसे कि बीच बीच में उल्लू और के बोलने की आवाज़ और झींगुर वगैरह की आवाज़ भी आ रही है। तो यहाँ पर अंधेरा होने के कारण हम कुछ दिखा नहीं सकते। अब हम चलते हैं दूसरी दीर्घा में। तितली की संरचना है कि किस प्रकार कोई तितली किसी पुष्प से पराग को लेती है, ये उसके बारे में बताया गया है। यह एक पुष्प है और यह तितली उसके पराग को ले रही है। और यहाँ पर ये जो भी चित्र बने हुए हैं ये तितली के बारे में बने हुए हैं। तितलियों का विकास कैसे हुआ, कितनी प्रजाति होती हैं, शारीरिक रचना क्या होती है, एनाटॉमी डिफरेंस क्या होता है एक पतंगा और तितली के बीच में, ये सब बताया गया है। तितली का जीवन चक्र, तितली का जीवन चक्र भाग 2 आदि, ये सब तितली वाली गैलरी है। और ये मेरे पीछे एक डायनासोर की कलाकृति बनी है, जिसके पीछे भी उसके बच्चे भी हैं। यह सबसे कॉमन तितली है जो कि हमें अक्सर घास में दिखाई देती है, जिसे कॉमन ग्रास बटरफ्लाई कहते हैं। तो ये उसकी प्रतिकृति है। ये गौरैया की दीर्घा है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी बंद है। यहाँ पर सिर्फ गौरैया के बारे में बताया गया है। गौरैया जिसे कि हम सब भली भांति परिचित हैं और भारत की सबसे घरेलू चिड़िया जिसे माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से बढ़ते हुए तापमान, भोजन की कमी एवं रासायन और कीटनाशकों के प्रयोग से अब इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो ये कई क्षेत्रों में दिखाई देना भी कम हो गई है। तो ये पूरी गौरैया की गैलरी है। और यहाँ पर ये जो फोटो गैलरी है इसमें सब गौरैया के बारे में ही बताया गया है कि गौरैया कैसे घोंसला बनाती है, अपने अंडे देती है, और मादा और नर गौरैया में क्या अंतर होता है। मादा और नर गौरैया में ये अंतर होता है कि जो नर गौरैया होती है ये काला होता है और थोड़ा सा मादा गौरैया से बड़ा होता है साइज में, और मादा गौरैया का ये वाला भाग जो है वह एकदम काला ना होकर हल्का भूरापन लिए रहता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ये एक मादा गौरैया है, इसके गले के भाग के नीचे कालापन नहीं है। और इसके अतिरिक्त ये जो और गौरैया का ये चित्र है ये एक नर गौरैया है, यह भी एक नर गौरैया है, यह भी नर गौरैया है। दोनों में अंतर ये दिखाई दे रहा है कि नर गौरैया का ये गले का भाग थोड़ा सा काला है और इसमें कालापन नहीं है। और ये दोनों नर और मादा के बीच में लड़ाई चल रही है, गौरैया का घोंसला। तो ये गौरैया भी का थी
अब हम देखते हैं आगे और क्या है। दूसरी गैलरी में जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक यूनिक चीज़ दिखाई दी। ये एक डाली पर दो पक्षी बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से कि एक कौवा है और एक कोयल है, जो कि लगभग एक जैसे होते हैं। इनमें बहुत ही कम अंतर होता है, इसीलिए अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है। कौवा उनको नहीं समझ पाता और अपने और कोयल के अंडे में अंतर नहीं समझ पाता है। हम देखते हैं अंदर क्या है। जैसे ही हम घुसते हैं तो यहाँ पर ये संकटापन्न प्राणी यानी कि एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बताया गया है। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो कि अब धरती पर डेंजर यानी कि खतरे की अवस्था में हैं। उनकी संख्या बहुत कम हो गई है और उनके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्हें एंडेंजर्ड स्पीसीज में गिना जाता है, जिनमें कि ये दिए हुए हैं। इसको तो हम लोग सब जानते हैं। ये जो पीछे दिया हुआ है ये प्लेटिपस है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और प्लेटिपस अंडे देता है। प्लेटिपस एक ऐसा जीव है जो अंडे देने के बाद अपने बच्चों को दूध पिलाता है, इसलिए प्लेटिपस को मैमल श्रेणी में गिना जाता है, जबकि यह अंडे देता है, ना कि बच्चे पैदा करता है। इसके बाद यह एक नरकंकाल के ऊपर बाघांबर लगा हुआ है। बाघांबर यानी कि बाघ की खाल से बनाया हुआ वस्त्र। चीता है जो कि भारत से पहले विलुप्त हो गया था, लेकिन मिशन चीता के अंतर्गत अभी कुछ वर्ष पहले इन्हें कीनिया, ईरान और नामीबिया से भारत में फिर से बसाया गया है, जिनमें कि कूनो, पालनपुर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बसाया गया है। तो यह एक चीता है। कुछ लोग चीता और तेंदुआ में अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। दोनों का एक ही अंतर है कि चीते की आँख के नीचे से लेकर मुंह तक दो काली लाइनें जाती हैं, जबकि तेंदुए में ऐसा नहीं होता है। तेंदुए में पूरा शरीर चित्तीदार होता है। जनजाति के जीवन के बारे में यहाँ बताया गया है कि वह किस प्रकार रहते हैं। यह उनकी झोपड़ी बताई है और एक मेगा महिला झोपड़ी के अंदर दिखाई दे रही है। साथ में उनके पानी का स्रोत और पशुपालन को भी दिखाया गया है। तो ये मध्य भारत की स्वच्छ पानी की मछलियों के बारे में बताया गया है, जिन्हें कि हम फ्रेश वाटर फिशेस के नाम से जानते हैं। लेकिन नदियों में बढ़ते हुए प्रदूषण, पानी में जमा होते हुए गाद के कारण फ्रेश वाटर की जो फिशेस हैं या कि जो स्वच्छ पानी की मछलियां हैं, इनकी संख्या तेजी से कम होती जा रही है और पिछले 10 साल में इनकी संख्या में 80% तक की कमी आई है। यह एक चिंता का विषय है। यह मध्य प्रदेश का मानचित्र है, जिसमें कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां दी हुई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश को भारत की नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश ही भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ से भी सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम होता है, जिनमें कि नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन, ताप्ती आदि प्रमुख बड़ी नदियाँ हैं। तो यह प्रमुख नदियाँ बताई गई हैं और उन नदियों के किनारे के कुछ दृश्य दिए गए हैं, जैसे कि ये भेड़ाघाट जबलपुर में, जो कि नर्मदा नदी के तट पर है, जैसे कि बंदर कूंदनी के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम बंदर कूंदनी इसलिए है क्योंकि बंदर एक कोने से कूदकर दूसरे कोने में पहुंच जाता है और पूरी नदी को पार कर जाता है एक छलांग में, इसलिए इस स्थान को बंदर कूंदनी कहते हैं। इसके बाद ये ओरछा के मंदिर हैं, जो कि बेतवा नदी के तट पर है। महेश्वर हम सब लोग जानते हैं। ओमकारेश्वर जो कि एक ज्योतिर्लिंग है नर्मदा नदी के तट पर। शिप्रा घाट उज्जैन तथा यह नर्मदा का कोई तटीय वन है। यह एक घड़ियाल है जो कि प्राकृतिक अवस्था में है, रेत के टीले पर अपनी धूप सेंक रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सरीसृप यानी कि रेप्टाइल प्रजाति के पशु होते हैं, यह कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनको खून का जो तापमान होता है यह एक समान नहीं रहता है, इनका ठंडा खून होता है, इसलिए ये अक्सर धूप में पाए जाते हैं अपने खून को गर्म करने के लिए। जब तक इनका खून गर्म नहीं होता, इनमें ताजगी और स्फूर्ति नहीं आती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं वह अक्सर धूप में पड़े रहते हैं घंटों तक और अपने आप को गर्म रखते हैं, जिनमें कि मगरमच्छ, घड़ियाल इत्यादि हैं। यह एक तेंदुआ है। तो तेंदुआ और चीते में अभी हमने जो अंतर बताया था वही एक प्रमुख अंतर है। और चीते की थोड़ी, जैसा कि हम जानते हैं कि चीता धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है, इसलिए पूंछ उसकी थोड़ी मांसल और लंबी होती है, जिससे कि वह दौड़ते समय अपने बॉडी के बैलेंस को बना पाता है। यह तेंदुआ है। इसके आंखों के नीचे कोई काली धारी नहीं होती है जो इसके मुंह तक आए, बस यही एक मेजर अंतर है दोनों में। तेंदुए का पूरा शरीर जो होता है वो लाल होता है। ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि ध्रुवीय क्षेत्र में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं।
यह पेंगुइन और पीछे सील भी दिखाया गया है, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है और जिसका मुख्य भोजन ही पेंगुइन है। पेंगुइन का शिकार करके और समुद्री मछलियों का शिकार करता है। यह विश्व के शंकुधारी वृक्ष वन के बारे में बताया गया है, जो कि अक्सर ठंडे प्रदेशों में और ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इनकी डिजाइन इसलिए ऐसी होती है कि जब बर्फबारी होती है तो यह वृक्ष के तने पर न पड़े और तने का वजन न बढ़ाए, इसलिए इनकी डिजाइन ऐसी होती है कि बर्फबारी में बर्फ सीधी नीचे आ जाए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में बताया गया है, जो कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि विषुवतीय प्रदेश। यहाँ पर वनस्पति इतनी घनी होती है कि सूर्य का प्रकाश भी धरती तक नहीं आ पाता है, इसलिए यह सूर्य के प्रकाश की चाहत में वृक्षों की ऊंचाई बढ़ जाती है। मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि डेजर्ट क्लाइमेट, जैसा हम जानते हैं पानी की कमी होती है और यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वह कांटेदार तथा गूदेदार होते हैं, जिनमें कि कैक्टस या नागफनी प्रमुख है। तो गूदेदार होने के कारण यह पानी को बहुत लंबे समय तक अपने अंदर संजो कर रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और कांटे होने के कारण इनमें स्टोमेटा की मात्रा कम होती है और पानी का बाष्पीकरण कम है। एक महासागरीय परिस्थिति तंत्र है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें महासागर की तलहटी में एक मछली है, जिसे कि हम स्टिंगरे के नाम से भी जानते हैं। स्टिंगरे वही मछली है जो कि विद्युत धारा या कि करंट को अपने अंदर उत्पन्न कर सकती है। जैसे ही कोई शिकारी या कोई दूसरी मछली इसको पकड़ने के लिए या छूने के लिए जाती है, तो यह अपने शरीर से एक हाई वोल्टेज करंट प्रोड्यूस करती है और जैसे ही सामने वाले को करंट का झटका लगता है और यह अपने आप से स्थान छोड़ के चली जाती है दूसरी जगह। इसके जो वोल्टेज होता है वो 440 वोल्ट तक चला जाता है। पतझड़ वन, इन्हें हम सब लोग जानते हैं, जो कि फरवरी और मार्च की शुरुआत में अपने पेड़ों से पत्ते गिरा देते हैं, उन्हें पतझड़ वन कहते हैं। भारत में ज़्यादातर क्षेत्रों में यही वनस्पति पाई जाती है। सेलों के प्रकार यानी चट्टानों के प्रकार, जैसे आग्नेय चट्टानें, अपसारी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, ये हम सबने भूगोल में पढ़ा हुआ है। जीवाश्म है, जैसे ये किसी केकड़े का जीवाश्म है। यह पृथ्वी की शुरुआत में जब जीवन की उत्पत्ति हुई वहाँ से लेके अभी तक है। तो वर्तमान में जैसे कि हम देख रहे हैं मानव है, बाघ है और मछली है। और जहाँ से जीवन की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले कौन कौन से जीव आए, लेकिन शार्क मछली और कॉकरोच, जिसे हम तिलचट्टा भी कहते हैं, यह विश्व के सबसे प्राचीन जीव हैं जो कि अभी तक जीवित है। उनमें तीसरे नंबर पर मगरमच्छ को भी लिया जा सकता है। यह प्रमुख खनिज हैं जो कि सब स्थान में पाए जाते हैं, जैसे कि हेमेटाइट, कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि। इसके बाद ये डायनासोरस के अंडे की प्रतिकृति है। यह डायनासोरस का अंडा है और यह डायनासोर का जबड़ा है। यह फूड चेन है, जैसे कि खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कैसे वनस्पति को एक जीव खाता है, दूसरे जीव को मांसाहारी जीव खा जाता है, हम लोग सब लोग जानते हैं। ये फूड वेब है कि कैसे वनस्पति को किस तरीके से जाता है, यह भी एक खाद्य श्रृंखला ही है। इसके बाद यह खाद्य पिरामिड है। जो सर्वाहारी जीव हैं वो सबसे ऊपर पाए जाते हैं और जो प्रोड्यूसर यानी कि पौधे रहते हैं, पेड़ पौधे, वह सबसे नीचे पाए जाते हैं। ये स्कैवेंजर्स की गैलरी है जो कि मृत पशुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिनमें कि प्रमुख नाम गिद्ध का है, लेकिन दुर्भाग्य से अब यह भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, विलुप्ति के कगार पर आ चुकी है। तो ये थी पृथ्वी की गैलरी। तो यह था क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय को मेरा देखने का एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर इसी तरीके के आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद नहीं आया तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।